हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 8 की साइंस और उसका 17th चैप्टर स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा था, स्टार्स के बारे में पढ़ा था, प्लैनेट्स के बारे में बातचीत करनी शुरू की थी। आज हम प्लैनेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, पर आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। जैसे सबसे छोटा प्लैनेट होता है मरकरी, फिर मार्स, वीनस, अर्थ, नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न और फिर जुपिटर जो सबसे बड़ा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मरकरी की, उसे बोला जाता है बुध। ये जो मरकरी है ये नियरेस्ट होता है, सन के बिल्कुल पास में होता है और सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसे देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जनरली सन की रेज में इतना ज़्यादा छुप जाता है ये। हाउएवर इसे आप अगर देखना चाहें तो सूरज उगने से पहले या सूरज छुपने के बाद आप इसे देख सकते हैं सनसेट के टाइम पे, वेरी क्लोज टू द होराइजन, जहाँ से सन उगता है या जहाँ पे छुपता है। अगर बिल्डिंग्स रास्ते में आ रही हैं तो डेफिनेटली व्यू जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता सन कहाँ से उग रहा है, कहाँ छुप रहा है। मरकरी की कोई सैटेलाइट नहीं होती। अब सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग में चीज यही आती है कि जो मरकरी है यार वो तो बिल्कुल पास में है सन के, तो डेफिनेटली वो सबसे गर्म होगा। ऐसा नहीं है, मरकरी के अंदर ना एटमॉस्फेयर नहीं होता, मतलब गैसेस नहीं होती जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, होल्ड कर सके। तो इसीलिए दिन के टाइम पे जब सनरेज पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और रात के टाइम पे जब अंधेरा हो जाता है तो उसका टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है। सेकेंड प्लैनेट, उसे हम बोलते हैं वीनस, बोला जाता है शुक्र। ये अर्थ के बिल्कुल पास है, बिल्कुल अर्थ का नेबर बोला जाता है। इसे रात के टाइम पे देख सकते हैं। इसे बोला जाता है ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। आप इसे देख सकते हो। वीनस कई बार आपको दिखाई देता है ईस्टर्न स्काई के अंदर सनराइज से पहले, और जब आप इसको देखना चाहते हो सनसेट के टाइम पे, सनसेट के बाद दिखाई देता है वेस्टर्न स्काई के अंदर। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न में दिखाई देता है, आप लोकेट कर सकते हो इसको। वीनस की भी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं होती। वीनस की अपने एक्सिस पे रोटेशन है ना, वो थोड़ी अलग होती है वीनस और यूरेनस की। वीनस यहाँ से सेकंड, यूरेनस वहां से सेकंड लास्ट। ये दोनों प्लैनेट्स कुछ खास हैं क्योंकि ये रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। अब जो अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन ये दो प्लैनेट्स, याद रखना, दो प्लैनेट्स इधर से सेकंड और उधर से सेकंड लास्ट अलग तरीके से मूव करते हैं। आप चाहें तो न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं वीनस के बारे में और उसे चिपका सकते हैं। अब अगर आप वीनस को देखना चाहते हैं तो टेलीस्कोप का यूज कर सकते हैं। आपको वीनस भी वैसे फेजेस में दिखाई देगा जैसे मून दिखाई देता है वैसा। अब अर्थ की बात करते हैं, जिसे हम पृथ्वी बोलते हैं। ये अकेला प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल होती है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है जो लाइफ पॉसिबल करती है। जैसे सही डिस्टेंस है अर्थ का सन से, प्लस टेम्परेचर बैलेंस मेंटेन रहता है क्योंकि अर्थ के आसपास एक एटमॉस्फेयर की लेयर है, पानी है, ओजोन लेयर है। तो ये जो इन्वायरमेंट है जिसे हम डैमेज करने पे लगे हुए हैं, एक्चुअली यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए लाइफ पॉसिबल करने के लिए अर्थ पे। स्पेस से अगर आप अर्थ को देखते हो तो ब्लू ग्रीनिश कलर का दिखाई देता है, क्योंकि जब सन की लाइट पड़ती है ना तो जो वाटर है वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है, और लैंड से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। अब यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि जो अर्थ है जब वो अपने एक्सिस पे घूमता है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नहीं घूमता अपने एक्सिस पे। जब वो रोटेट करता है वो इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री पे, ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ है और फिर वो ऐसे ऐसे करके घूमता है। हमें नहीं पता चलता क्योंकि चीजें ऐसे खिसकती नहीं है, पर जी हाँ, अर्थ इज इंक्लाइंड अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे। और ये जो टिल्ट है ये रिस्पॉन्सिबल होती है अलग अलग सीजन्स लाने के लिए अर्थ के ऊपर। अगर एक बच्चा 13 साल का और वो जानना चाहता है कि वो सन के आसपास कितनी बार गया होगा, तो 1 साल लगता है अर्थ को ऐसे चक्कर पूरा करने के लिए। वो 13 बार गया होगा सन के आसपास। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अर्थ के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि जो ऑर्बिट है अर्थ का, अर्थ ऐसे टिल्टेड है लेकिन एक ऑर्बिट है ना जिसके ऊपर वो सन के आसपास चक्कर लगाती है,
वो उस ऑर्बिट पे सीधा ऐसे नहीं घूमती, ऑर्बिट पे भी उसका एक इंक्लाइन है, वो है 66.5 डिग्री। ईस्ट या वेस्ट नहीं होता, सिर्फ 66.5 डिग्री। आप देख सकते हैं कि कैसे इंक्लाइंड है। एक प्लैनेट है जो बिल्कुल ऐसा होके चल रहा है, उसका इंक्लिनेशन बिल्कुल परपेंडिकुलर ही है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं मार्स के बारे में, जिसे हम मंगल बोलते हैं। बहुत सारे मिशन हम लोगों ने मार्स पे भेजे थे, मार्स पे स्टडी करने के लिए क्या लाइफ पॉसिबल है या नहीं। ये थोड़ा सा रेडिश कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट बोला जाता है। और मार्स की 2 नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। उसके बाद जो प्लैनेट है उसे हम बोलते हैं जुपिटर, जिसे बोला जाता है बृहस्पति। जुपिटर बोला जाता है सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, इतना बड़ा कि उसके अंदर 1300 अर्थ जो हैं वो एडजस्ट हो जाती हैं। जो मास है जुपिटर का वो 318 टाइम्स है अर्थ के मास के, और ये बहुत तेज तेज रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे ऐसे करके। तो आप सोच सकते हैं कि जुपिटर कितनी तेज स्पिन करता होगा अपनी एक्सिस पे। इसकी बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, प्लस इसके आसपास ना फेंट सी रिंग्स भी हैं, जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि भाई ये प्लैनेट जो है ये जुपिटर है। इनफैक्ट ये आपको स्काई में बहुत ब्राइट भी दिखाई देता है क्योंकि बड़ा है। अगर आप टेलीस्कोप की मदद से देखो, आप देख सकते हो कि इसके 4 बड़े मून्स होते हैं, जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, और वो येलोइश कलर का दिखाई देता है। सैटर्न को बहुत यूनिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसकी जो रिंग्स हैं वो इसे बहुत ब्यूटीफुल बनाती हैं। हालांकि रिंग्स जो है इसके आसपास वो आप नॉर्मली नेकेड आई से नहीं देख सकते, आप उसको टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। सैटर्न की भी बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स होती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सैटर्न के बारे में कि ये सबसे कम डेंस होता है। डेंसिटी आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे पत्ता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, डेंसिटी कम है, पत्थर फेंकोगे वो नीचे चला जाएगा। तो अगर सैटर्न को आप पानी के ऊपर रख देते हो तो वो इतना कम डेंस है कि वो डूबेगा नहीं, उसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। अब 2 चीजें आपको मैंने बताई थी कि जो वीनस है और जो यूरेनस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो एक बार यूरेनस के बारे में पढ़ लेते हैं। यूरेनस और नेपट्यून जो है, पहले आपको पता होना चाहिए, दोनों आउटर मोस्ट प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं। इनको आप बड़े टेलीस्कोप से ही देख सकते हो क्योंकि इनका डिस्टेंस ही ऐसे। वीनस के जैसे जो यूरेनस है, दोनों सेकंड लास्ट हैं, वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। खास बात यूरेनस की ये है कि उसकी जो टिल्ट है रोटेशनल एक्सिस पे वो ऐसे करके है, मतलब ऑलमोस्ट टेढ़ा हुआ है। तो ऐसे लग रहा है कि वो रोल कर रहा है ऑर्बिट के प्लेन के ऊपर, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये हमने पढ़ लिया यूरेनस और नेपट्यून के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो मरकरी है वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं और उसे हॉटेस्ट प्लैनेट बना देती हैं। इसके अलावा पहले जो 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये काफी पास होते हैं सन के एज कंपेयर टू बाकी के 4 प्लैनेट्स, इसीलिए इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। मैंने पहले इंफीरियर प्लैनेट्स बताया था, वो विद रेफरेंस टू अर्थ था। इनके ना बहुत कम मून्स होते हैं जो इनर प्लैनेट्स होते हैं। जो बाकी के प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, वो बाहर होते हैं, तो इसीलिए उनको आउटर प्लैनेट्स बोला जाता है। ज्यादातर इनके आसपास रिंग्स होते हैं और इनके बहुत ज्यादा मून्स होते हैं। अब बाकी के मेंबर्स जो हैं सोलर सिस्टम के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो गैनीमीड सैटेलाइट है जुपिटर की, उसको बोला जाता है सबसे बड़ी सैटेलाइट है सोलर सिस्टम की। अब डिस्कस करते हैं बाकी मेंबर्स के बारे में, जैसे एस्टेरॉइड्स के बारे में। ये एक रॉकी सब्सटेंसेस का ग्रुप है जो आपको मिलता है, मैंने बताया था, बिटवीन मार्स और जुपिटर एक रिंग है, वहां पर आपको दिखाई दे जाते हैं ये रॉकी चीजें, और आप इनको देख सकते हो एक बड़े टेलीस्कोप की मदद से। यही थ्योरी दी जाती है कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं, हो सकता है यहाँ प्लैनेट था जो टूट गया है, और हो सकता है ये प्लैनेट एक बनने की कगार पे हो।
दूसरे हैं कॉमेट्स, ये भी सोलर सिस्टम के मेंबर्स होते हैं, सन के आसपास एलिप्टिकल, मतलब जैसे सर्कुलर ऑर्बिट होता है उसे थोड़ा सा एलोंगेटेड ऑर्बिट में सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, पर बहुत लंबा टाइम लेते हैं। कॉमेट का ना एक टेल होता है, आगे की तरफ को उसका हेड होता है, तो उसकी जो टेल होती है वो ज्यादातर सन के दूसरी डायरेक्शन में होती है, कि मतलब ये सन है तो अगर ये यहाँ पे जा रहा है, टेल पीछे को बनती है। डस्ट, आइस, वाटर वेपर्स, इन सब चीजों का बना होता है हमारा कॉमेट। और जो कॉमेट्स होते हैं वो काफी साल के बाद अपीयर होते हैं, पीरियोडिकली अपीयर होते हैं, कुछ 76 ईयर्स के बाद होते हैं, कुछ और नंबर ऑफ ईयर्स के बाद होते हैं। एक कॉमेट जो हमें पहले दिखाई दिया था 1986 के अंदर, उसे हम बोलते हैं हैलीज कॉमेट। बोला जाता है कि आगे भी ये दिखाई देगा। अब आपने मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है ये कब दिखाई देगा। मुझे तो ये लगता है कि 76 ईयर्स के बाद, तो मतलब 2062 में दिखाई देगा। अब एक सुपरस्टिशन ये थी कि भाई कॉमेट्स जब आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये मैसेंजर्स एंड डिजास्टर के, कोई तबाही आने वाली है, कोई एपिडेमिक आने वाला है, इंसान मरने वाले हैं, जंग होने वाली है। लेकिन ये तब की बात है जब हमने स्टडी नहीं किया था सोलर सिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं मिट्योर और मिट्योराइट के बारे में। रात को आपको दिखाई दे जाते हैं ये, जब क्लियर स्काई होता है, मून्स नहीं होते। तो जो मिट्योर है, याद रखना, उसे हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं। मूवीज में दिखाई देता है ना कि अरे विश मांग लो, तो उसे हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोला जाता है। और हालांकि वो स्टार नहीं होते, पर शूटिंग स्टार बोला जाता है। वो मीटियोर्स होते हैं, वो छोटे छोटे रॉकी सब्सटेंसेस होते हैं जो अर्थ को पास नहीं करते, अर्थ के एटमॉस्फेयर में अंदर की तरफ को आ जाते हैं, और जब एटमॉस्फेयर में इतनी तेजी से आते हैं तो वहीं पे जलने शुरू हो जाते हैं, अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचते। वो जो जलते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से जलते हैं। जो एटमॉस्फेयर है वो उनको हीट प्रोवाइड करता है, तो जो ऊपर ही जल जाते हैं उसे हम मिट्योर बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए लाइट आपको दिखाई देती है, और ऐसे कुछ बड़े मेंबर्स जो होते हैं, जो मिट्योर का बड़ा वाला भाई होता है, उसे हम मिट्योराइट बोलते हैं, जो सीधा अर्थ के ऊपर आकर गिरता है और एक खड्डा तैयार कर देता है। तो ऐसे याद रखना, राइट अर्थ के ऊपर वो होता है मिट्योराइट। और जो साइंटिस्ट हैं वो मिट्योराइट की स्टडी करते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि यार सोलर सिस्टम से आई है चीज, सोलर सिस्टम आखिरकार किस चीज का बना हुआ है। तो जैसे मिट्योर और मिट्योराइट के बारे में हमने पढ़ा, वैसे ही एक और चीज है जिसे हम बोलते हैं मिट्योर शावर। जब अर्थ के आसपास से एक कॉमेट की टेल जा रही होती है या बहुत सारे मिट्योर्स जा रहे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मिट्योर शावर। कुछ जो शावर्स हैं वो रेगुलर इंटरवल में आपको दिखाई देंगी, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अच्छा, लास्ट चीज, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अर्थ की अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मून है। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंसान बनाते हैं, इनको मैन मेड सैटेलाइट बोला जाता है। अलग अलग कंट्रीज अलग अलग सैटेलाइट्स बनाती हैं, और ये अर्थ के ज्यादा पास होते हैं चक्कर लगाते हुए एज कंपेयर टू हमारी नेचुरल सैटेलाइट जो कि है मून। इंडिया ने बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है वो सेंड की है। फर्स्ट सैटेलाइट जो भेजी थी इंडिया ने वो थी आर्यभट्ट। उसके अलावा हमने इनसैट भेजी है, IRS भेजी है, कल्पना 1, एडुसैट भेजी है। ये सैटेलाइट्स बहुत जगह पे यूज की जाती हैं, जैसे इनको यूज किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग में, कैसा मौसम है, रेडियो सिग्नल्स भेजने के लिए, टेलीविजन के सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, रिमोट सेंसिंग करने के लिए, टेली कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन करने के लिए, ये सब सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर डिटेल में समझ आ गया है। लेकिन इस चैप्टर के पीछे ऐसा एक टेबल दिया हुआ है जिसमें प्लैनेट्स का रेडियस दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन दिया हुआ है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन और पीरियड ऑफ रोटेशन दिया हुआ है। आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं। जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता होना चाहिए। पुराने टाइम में ये माना जाता था कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स के बिल्कुल सेंटर में है, और जो मून है, जो बाकी प्लैनेट्स है, जो सन है, वो उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन आज से 5000 ईयर्स पहले एक पॉलिश प्रीस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे। प्रीस्ट होते हैं जो चर्च में काम करते हैं। उनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस।
उन्होंने ये बताया था कि जो सन है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है और प्लैनेट सन के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसने चीजें देखने और सोचने का तरीका बिल्कुल बदल लिया था। हालांकि कोपरनिकस इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि यार मैं अपना वर्क जो है पब्लिश कर दूं, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत होता था ना कि ऐसे कैसे बोल दिया, हम ये बोल रहे हैं, हमारा ठीक है। इनफैक्ट ये जो काम था ये पब्लिश हुआ उनकी डेथ के बाद इन 1543। उनकी डेथ भी 1543 में ही हुई थी, लेकिन पब्लिश जो हुआ वो बाद में हुआ डेथ के बाद। फिर आए गैलीलियो। 1609 में उन्होंने अपना खुद का टेलीस्कोप डिजाइन किया और इस टेलीस्कोप से गैलीलियो ने अलग अलग तरीके की चीजें देखी, सेलेस्टियल बॉडीज देखी, जैसे मून्स देखे जुपिटर के, फेजेस ऑब्जर्व किए वीनस के, रिंग्स देखी सैटर्न के आसपास। और उन्होंने भी यही बताया कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, इट्स नॉट कि वो अर्थ के आसपास घूमते हैं। तो बेसिकली गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के आइडिया को ही आगे रीइंस्टेट किया। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।